Hello students, welcome to your SFG channel that is a studier for goal. I am Ritesh Chaube, the JEE aspirant. From today we introducing for you to this channel and I am covering chemistry, physical, organic and inorganic all parts as well as math. So I know every students are so curious and tensed about JEE exam as well as board. So don't take such silly tense and so don't care and don't take such a silly stress on mind. Let us start your preparation. So now I initiate from chemistry part 1, first chapter, that is solid state. So solid state, we know the state of matter. There are three types of a state of matter, that is solid, liquid, gas. The state of matter is three types, that is state of matter. 1 minute, let us see. State of matter, state of matter, that is the solid, liquid and gas. These state of matters we discuss from little classes like 7th 8th, मतलब हम लोग बहुत ही छोटे पर से ही पढ़ते आ रहे हैं इस स्टेट ऑफ मैटर को. और हाँ, इस थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स के बाद, तो ऐसे भी स्टेट मैटर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में शायद, मतलब जनरली ऐसे ही उसका दिया हुआ था कि ये भी स्टेट ऑफ मैटर्स होता है. वो मुझे शायद ये लगता है चौथा और पांचवा. चौथा में आता है आपका प्लाज्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्लाज्मा. और पांचवा आता है बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट. ये 5 होता है स्टेट ऑफ मैटर. इस स्टेट ऑफ मैटर टोटली 5 होता है, जिसमें से हम लोग हम लोग क्लास 12th में या बोर्ड में या जेई जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा केमिस्ट्री पार्ट 1 का है जो 12th का, उसमें सोलिड स्टेट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट. तो सोलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो जनरली बच्चों सोलिड होता क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सोलिड, व्हाट इज सोलिड. चलो देखते हैं. सोलिड नाम सुनते ही हम लोग दिमाग में एक ही बात आता है, वैसा सब्सटेंस जो हार्ड हो, छूने में ऐसा लगे वो हार्ड है, उसके बाद उसका ऐसा लगे देखो कुछ उसका शेप हो, और जो यकीनन जो शेप होता है वो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम. और जिसका वॉल्यूम हो तो सिंपल सी बात है उसका साइज भी कुछ ना कुछ होगा. मतलब वॉल्यूम में हम लोग जनरली जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है. तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दैट इज ऑल अबाउट साइज. तो हम लोग इतना तो मालूम चल गया सॉलिड जो होता है कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है. और रिजिड बॉडी का ये भी होता है कि आप लोग कभी भी रिजिड बॉडी देखिएगा तो उसका ज्यादातर आता है कि ज्यादातर आपको पूछता है कि हाउ वी कैन से दैट solid and rigid body. How we can say that solid and rigid body. That is also a question. That type of questions are generally issued in your mind. So don't care about that. These all are cleared from here. So first of all, solid. What is the solid? Solid होता क्या है? Generally, solid is that type of particle. Solid is that type of matter. Solid is that type of matter which have intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction are too strong. So solid is that type of matter which intermolecular force of attraction are too strong, and intermolecular distance are too short. मतलब सॉलिड उसे कहते हैं जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो. मतलब दो किसी भी सॉलिड के बीच अगर जो एटम और पार्टिकल्स को हम लोग लेते हैं
उसका जो किसी एक मतलब क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, मान लो एक एटम का बगल का एक एटम मतलब पड़ोसी पड़ोसी एटम को लेते हैं और दोनों को जब देखते हैं तो निकाल को जब उसका जो अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो उन दोनों के जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही जब किसी भी मान लो मैग्नेट के लिए हो तुम हैंड में, और जैसे ही मैग्नेट को आप लिए तो जो देखो मैग्नेट को मैग्नेटिक फोर्स खींचता है, मैग्नेटिक फोर्स खींचा, जैसे ही खींचा तो आपको खींचने वक्त देखते हो मान लो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बीच में लगा तो देखो डायरेक्टली जैसे अट्रैक्शन फोर्स का काम कर रहा है तो रेडियस जो उसका वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो जनरली यहाँ पर भी वही बात है कि सोलिड इज दैट टाइप ऑफ मैटर विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा है, उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर टू शॉर्ट। जैसे ही जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होते जाता है। तो यही होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, इसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। चलिए सॉलिड क्लियर हो गया आपका। तो सॉलिड यही है। अब सॉलिड को देखिए, हाउ वी कैन से दैट द बॉडी इज रिजिड, ओके इसको भी हम लोग देखेंगे, बताएंगे हम। तो सॉलिड को देखिए, सॉलिड को हम जनरली ऐसे डिफिनीशन हम लोग हम आपको दिखा दिए कि जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए 2 नंबर का पूछ दिए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए सॉलिड मान लीजिए हम क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल मतलब टुकड़ा लेते हैं, क्रिस्टल में जनरली टुकड़ा है, पीस। तो मान लीजिए एक पीस लिए और उसको 3D शेप में देख रहे हैं, 3D शेप लीजिए कुछ ऐसा ही। मान लीजिए एक चीनी का टुकड़ा लिए, क्रिस्टल होता है ना, सॉलिड क्रिस्टल शुगर का, मान लीजिए चीनी का टुकड़ा ऐसा ही होता है। आप लोग देखिएगा सॉलिड क्रिस्टल मतलब चीनी का जो टुकड़ा होता है जनरली ऐसा ही होता है चारों तरफ से। तो हम जूम करके इसे लिखे हैं, मान लीजिए बड़ा करके लिखे हैं। तो एक चीनी का टुकड़ा लिए तो उसमें हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्यूबिकल शेप है, क्यूबिकल शेप है, ये क्यूबिकल शेप में है। इसके बाद हम लोग देखें कि इसका कुछ ना कुछ साइज है, साइज है भाई, लेंथ, ब्रेथ, सॉरी क्या बोलते हैं, गलती लिख दिया शायद, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट मान लीजिए, और ये हाइट। तो इसका कुछ ना कुछ साइज भी है, इसका साइज भी है, और साइज है तो जनरली बात है वॉल्यूम होगा ही भाई, क्योंकि देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है, तो मतलब इसका शेप साइज और वॉल्यूम भी है, तीनों चीज़ है। और ये भी देखें कि तुम्हारा ये रिजिड बॉडी है, और पता कि हम लोग रिजिड बॉडी, हाँ ये नहीं बताया हम आप लोगों को कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट द बॉडी आर रिजिड व्हेन सॉलिड, व्हेन एनी सॉलिड पार्टिकल आर गिवन देन हाउ वी कैन फाइंड दैट द बॉडी इज रिजिड। सो हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को, मतलब देख लीजिए पहले कि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप इसको कितना भी दबाइए दबने वाला नहीं है। यहाँ पे आप एक आयरन का पार्टिकल ले लीजिए, आप एक आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप कितना भी प्रेस कीजिए हाथ से, दबेगा नहीं दबेगा। जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड बॉडी होता है, कुछ ना कुछ शेप होता है, वॉल्यूम होता है और साइज होता है। तो ये आपका हो गया, ये सब डिफिनिट होता है, डिफिनिट होता है, होगा ही होगा। तो इसके बाद देखिए और होता है इसका, हम बताएं आप लोगों को तुरंत डिफिनेशन के थ्रू की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। अब जनरली देखिए इसमें इसमें आप लोग समझिए कि इसमें ज्यादा कैसे होगा। तो देखिए ऐसे आप लोग ना ये सिर्फ इसको जिक्र कर रहे हैं हम लोग अभी अभी हम आपको इसके बारे में सिर्फ बताएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे होता है। देखिएगा फील करिएगा आप, आपको हम फील कराएंगे अभी कैसे होता है। जो अभी हम लोग चीनी का जो टुकड़ा लिए थे ना वो 3D लिए थे, एक काम करते हैं हम लोग सिर्फ 2D में लेते हैं। 2D में मतलब उसका 3D लिए थे, मतलब उसका हर तरफ का फेस लिए थे जैसे, तो हम लोग सिर्फ XY प्लेन पे लेते हैं, देखते हैं सामने का, सिर्फ चीनी का टुकड़ा का सिर्फ सामने का फेस लेकर एक उसका फेस लेकर देखते हैं। देखिए मान लीजिए चीनी का टुकड़ा का सामने वाला फेस ले लिया, ऐसा ही कुछ होगा, होगा ना। तो इधर का उसका फेस हम ले लिए और हम लोग देखते हैं उसके अंदर का छोटा छोटा पार्टिकल्स, छोटा छोटा
पार्टिकल्स। उसके अंदर में छोटा छोटा एटम्स है या पार्टिकल, जो भी बोलिए, छोटा छोटा है, छोटा छोटा उसके अंदर में पार्टिकल्स है। तो किसी दो पार्टिकल्स को हम लोग निकालते हैं, जूम करते हैं, जूम। तो छोटा सा दो पार्टिकल को जो हम लोग जूम किए हैं, वो मान लीजिए वो तो ऐसा होगा ना। तो ये आपका जो ये पार्टिकल है, सॉलिड क्रिस्टल ही है, उसका सामने का फेस लिए या कहीं का भी आप फेस लीजिए, बस उसका कुछ टुकड़ा है, उस टुकड़े में से दो, जितना भी उसका पार्टिकल्स है, ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ये दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को लिए हैं और इसका दो छोटे पार्टिकल को जूम किए हैं। जूम करने के बाद देखते हैं कि जो इसका रेडियस है दोनों के बीच का, मान लीजिए ए है, जो इसका रेडियस है बहुत ही स्मॉल है, टू स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। और जो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसका इधर फोर्स लग रहा है, इसका इधर फोर्स लग रहा है, जो इस दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है, जैसे देखिए इधर से ये फोर्स लगा रहा है, इधर से ये फोर्स लगा, ये दोनों का जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है तुम्हारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जनरली टोटल मिलाकर आपका यही है सॉलिड, यही सॉलिड का डिफिनेशन, और इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये नहीं बताया आप लोगों को, अभी भी आप बोलिएगा कि बोल रहे हैं बताएंगे, बताएं, हम बता रहे हैं आपको हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट द बॉडी आर रिजिड व्हेन दैट इज सॉलिड। तो देखिए वो भी बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बता देंगे सॉलिड का। तो आपका जनरली हमको लग रहा है कि सॉलिड में इससे ज़्यादा शुरुआत में तो आपको इंट्रोडक्शन में इतना चलेगा ही। तो देखिए हाउ वी कैन से दैट द बॉडी आर सॉलिड, सॉलिड बॉडी आर रिजिड। चलो लिख ही देते हैं, हाउ वी एक्सप्लेन दैट, how we can explain that, how we can explain that, how we can explain the rigidity of body, rigidity of solid body लिख देते हैं, solid क्रिस्टल लिख देते हैं, सबसे बढ़िया solid क्रिस्टल। तो देखिए जो सॉलिड क्रिस्टल होता है और उसका रिजिडिटी हम ऐसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में पूछ दिया आपको या 2 मार्क्स का ऐसा पूछ देगा, तो आप लोग जनरली ऐसे लिखिए कि सॉलिड बॉडी, सॉलिड क्रिस्टल का जो रिजिडिटी होता है वो ऐसे मालूम चलता है कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल का अंदर का जो इंटरनल पार्टिकल होता है, उसका जो फिक्स पोजीशन होता है, उस फिक्स पोजीशन पर वो क्या बोलते हैं, वो ऑसिलेट करता है, मतलब वो फिक्स पोजीशन को ऑसिलेट करता है। जो कोई भी उसका एक सॉलिड क्रिस्टल लिए थे, उसका आगे का पार्टिकल का जो लिए थे, फेस लिए थे उस टूटी का, उसमें हम लोग देखे थे कि सभी पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो हर एक पार्टिकल का जब पोजीशन फिक्स है तो ऑसिलेट अगर करना होगा तो वो अपना फिक्स पोजीशन पे करेगा। तो एवरी पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन, दैट इज वी कैन एक्सप्लेन अबाउट रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। मतलब रिजिडिटी ऑफ सॉलिड को वही एक्सप्लेन करता है कि कोई भी सॉलिड का जो पार्टिकल है वो अंदर में अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है, और उसको मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करने के कारण मतलब इधर उधर घूम नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, डेविएट नहीं कर रहा है, मतलब इधर उधर जा नहीं रहा है। अगर इधर उधर जा नहीं रहा है तो फिर अपने खुद के मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, और खुद के मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब हमको ये मालूम चल गया कुछ सॉलिड ही है और रिजिड ही रहेगा, उसको आप कितना भी कंप्रेस कीजिए वो कंप्रेस नहीं होगा। तो जनरल बात है कि अगर हम इसको लिख देते हैं, सिर्फ इसको लिख देते हैं कि फिक्स पोजीशन, हर पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे होता है और अपने मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करता है, तो आपका जनरली आप उसका लिख चुके हैं, आप उसका थ्योरी दे चुके हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड, ये आप बता चुके हैं। तो आपको इतना लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ तक 3-4 लाइन में चाहेगा इसका आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका नोट्स आप ले लीजिएगा, या इसका आपको 2 मार्क्स में जनरली पूछता है इसलिए बता दिए। और आपको अभी आपको हम टोटल प्रॉपर्टीज बता देते हैं सॉलिड स्टेट का। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज आपका होता है पहला डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। दूसरा होता है आपका ले लीजिए, लिख लीजिए रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। तीसरा होता है आपका लिख लीजिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर टू स्ट्रॉन्ग। और चौथा होता है आपका जस्ट जो फोर्स लिखे यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर टू शॉर्ट। नीचे दिख रहा है? एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। वो मैं इधर ही पढ़ा हूँ। थोड़ा छोड़ कर पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा ये छोड़ दिया हूँ ये पार्ट को ना, ये पार्ट मुझसे छूट गया है। चलिए नीचे भी दिख रहा है, लेकिन हम नीचे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप लोगों की परेशानी होगी। इतना में तो आप लोग लिख चुके हैं, हम इसको मिटाकर फिर से यहाँ से हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो देखिए इसका एक अभी छूटा हुआ है, वो भी बता दे रहे हैं। पांचवा इसका प्रॉपर्टी भी पूछता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सीबीएसई बोर्ड में प्रॉपर्टी भी पूछता है। प्रॉपर्टी भी कुछ मार्क्स का पूछता है। तो इसका पांचवा प्रॉपर्टी लिख लीजिए। पांचवा प्रॉपर्टी है इसका आपका एवरी पार्टिकल ऑफ solid crystal oscillate on their mean position. Every particle of solid crystal oscillate on their mean position. यही पांचवा इसका प्रॉपर्टी होता है। जनरली यही 5 प्रॉपर्टी होता है सॉलिड स्टेट का। जो आपको क्या क्या बताया, सॉलिड स्टेट का आपको टोटल प्रॉपर्टी बताया 5, जिसमें से पहला था डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। दूसरा था आपका इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तीसरा था आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट टू स्ट्रॉन्ग। एंड चौथा था आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एट टू शॉर्ट। एंड पांचवा ये है आपका एवरी सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन। यही आपका 5 सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 5 होता है। और आपको मालूम हो शायद तो मुझे बता दीजिएगा। होता है ऐसे अक्सर, लेकिन जहाँ तक यही होता है जनरली। चलिए, सॉलिड स्टेट 2 टाइप का होता है, आपको भी मालूम होगा। सॉलिड स्टेट 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग अभी जानकारी ले लेते हैं इसका। चलिए, सॉलिड स्टेट 2 टाइप, crystalline solid and second is amorphous solid। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना टाइप का होता है और एमॉर्फस कितना टाइप का होता है। चलिए, हम आपको चार्ट दे रहा हूँ, चार्ट के बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग चार्ट ले लीजिए। तो चार्ट मतलब वो चार्ट नहीं, छोला वाला चार्ट नहीं, चार्ट ये इसका बात कर रहा हूँ जो अब ये पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो सॉलिड क्रिस्टल और एमॉर्फस सॉलिड का कोई टाइप नहीं होता है, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, उसका इरेगुलर शेप होता है। चलिए आगे जिक्र करेंगे हम लोग, लेकिन
इसका कोई टाइप नहीं होता है, जो भी टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। इसका जिक्र भी करना है हम लोग को आगे। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3 टाइप होता है, 3 और 4 समझ। ओके देखते हैं, लिखेंगे याद आते जाएगा। तो पहला आपका मान लीजिए, चौथा से ही ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और होता है कोवैलेंट सॉलिड, फिर होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक मेटालिक सॉलिड होता है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक आपका मेटालिक सॉलिड होता है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपका एक और होता है, एक और क्या होता है, चार तो होता है, ये तो मुझे भी लग रहा है 4 होता है, लेकिन 3 तो आपको बता दिए। एक बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मुझे लग रहा है पहला ही होगा, बताइए। बताइए, चलिए कोई ना। मेटालिक हो गया, कोवैलेंट हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया। कोवैलेंट होता है तो आयोनिक भी होता है, ये तो मालूम ही होगा। आयोनिक, देखिए उल्टा मार, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इसका 4 टाइप हुआ, क्रिस्टलाइन का 4 टाइप, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट हुआ, जो कि सॉलिड स्टेट का पार्ट था। और सॉलिड स्टेट का पार्ट एमोर्फस भी है, तो एमोर्फस का कोई पार्ट नहीं होता है, वो आगे हम बताएंगे आपको, इसका भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, क्रिस्टलाइन का भी प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये भी बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में। तो अभी आपको बहुत कुछ बताना है। इसके बाद आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक सब मिलेगा आपको। अभी देखिए क्रिस्टलाइन के 4 टाइप, पहला आयोनिक, दूसरा मेटालिक, तीसरा कोवैलेंट, चौथा मॉलिक्यूलर। तो इसमें मॉलिक्यूलर का आपको टाइप मिलेगा। मॉलिक्यूलर जनरली कितना टाइप का होता है? मॉलिक्यूलर होता है, मुझे लग रहा है पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन, ये 3 होता है, शायद 3 ही होता होगा, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन, ये 3 होता है। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पोलर सॉलिड होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मैं आपको डॉट ऐसे लिख रहा हूँ। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 3 होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3 टाइप, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका टाइप 3 हुआ। तो देखिए अब हम लोग बारी बारी से सबका जिक्र करेंगे, उससे पहले इन दोनों के बारे में भी देख लेना है, इसको छोड़कर थोड़ी ना चलेंगे। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ये भी तो हमें पढ़ना है ना, इसको छोड़, ये तो भी को चार्ट बताए। चलिए आप लोग चार्ट एक बार उतार लीजिए, दिख रहा है ना? चलिए कोई ना, हो गया होगा जहाँ तक लग रहा है, पॉज करके कर लीजिएगा। तो शायद राइटिंग तो आपको लग रहा होगा, तो बोले भी हैं, बार बार बैक करके सुन लीजिएगा, और सुनकर भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा होगा तो एक बार एनसीईआरटी बुक निकालिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी का ही लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ, कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ा हूँ और एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं और जाना है। मुझे नहीं लग रहा है केमिस्ट्री आप लोग जेई का तैयारी करें या कुछ भी, या आप लोग नीट का भी तैयारी करें या बोर्ड का भी, आपके लिए एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हाँ क्वेश्चन लगाने तो आप लोग लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा कहीं नहीं देगा। एनसीईआरटी पढ़िए, काफ़ी है। फिजिक्स के बाद नहीं कर रहा हूँ, मैथ के बाद आप लोग जहाँ तक लग रहा है केमिस्ट्री आप लोग ये इनफ है। तो अभी बता रहे थे हम आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसका हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को लिए थे ना, स्ट्रक्चर को,
अभी आपको बताया तो सॉलिड क्रिस्टल एक स्ट्रक्चर लिए थे शुगर पार्टिकल का। अब शुगर पार्टिकल को जो हम लोग लिए थे, अब आप उसको देखिए, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप पूछिए कैसे? हाँ, तो कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे बड़ा चीज होता है को उसके अंदर का जो पार्टिकल होकर जो शेप होता है ना, ज्योमेट्रिकल के अंदर का जो शेप होता है, वो एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में मतलब, मान लीजिए आप ग्रेफाइट देखे हैं ना, वो जो पेंसिल के अंदर होता है काला काला। ग्रेफाइट आपको मालूम होगा कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड नहीं, कार्बन एलोट्रोप्स है। तो आप देखिए, हम कार्बन का जो एलोट्रोप्स ग्रेफाइट के बारे में बताएं, जो पेंसिल में होता है, तो उसका हम एक फिगर बनाते हैं। आपको जहां तक आपको नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए, और इसे मिटाते नहीं रखते हैं। देखिए, कुछ ऐसा उसका शेप होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा शेप होता है उसका। यहाँ से फिर आपको ऐसे, एक मिनट, यहाँ से ये ऐसे, और ये हो गया ना, यहाँ से आप ऐसे, इसको ऐसे ना, ऐसे, फिर ये ले लीजिए। मतलब ऐसा ही कुछ शेप होता है जो कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। लीजिए और बना देते हैं इधर से। तो ऐसा ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। ऐसे ही आपको इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इन एवरी डायरेक्शंस देयर हेक्सागोनल शेप विल बी क्रिएटेड। तो देखिए, ये जो और जो शेप बन रहा है ना, वो सेम शेप बन रहा है, हेक्सागोनल हेक्सागोनल हेक्सागोनल, ऐसे बनते जा रहा है ना। तो यही आपका ग्रेफाइट का जो कंपाउंड बनता है, ऐसा ही कुछ बनता है। तो ये देखिए, ये ऑर्डर जो है ना, वो सेम ऑर्डर में है, सेम हेक्सागोनल हेक्सागोनल। ऐसे आप देखिए, ये पैटर्न हेक्सागोनल जा रहा है, ये पैटर्न हेक्सागोनल जा रहा है, ये पैटर्न हेक्सागोनल जा रहा है, ये जा रहा है ना, ये भी जा रहा है हेक्सागोनल, ये भी जा रहा है हेक्सागोनल, ये भी जा रहा है हेक्सागोनल। अगर आपको ऐसा नहीं देखना है तो ये देखिए, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल। मतलब ये जो ऑर्डर है, ये ऐसे लॉन्ग रेंज में जाएगा। ये ऑर्डर जो जाएगा लॉन्ग रेंज में जाएगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को हम लोग बात कर रहे हैं। और तो वो भी, जो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात करें, जो भी ऐसा कोई भी फिगर है जिसका हर पार्टिकल्स अरेंज में हो, वो भी लॉन्ग रेंज में, तो ऐसा सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है। तो जनरली यही है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग पढ़ लिया कि वैसा पार्टिकल्स जो जिसका जिसका कोई भी अंदर के एटम्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हो और यूनिफॉर्मली हो, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में आपको ग्रेफाइट बताएं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले लीजिए। और वैसा सॉलिड पार्टिकल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ जो आप लोग जैसे ग्लास वलास ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बताऊँ आगे कि वो एमॉर्फस होता है और कैसे होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। खैर, देखते हैं। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी थोड़ा हम चले गए थे स्टॉप करके, कुछ काम था, मतलब पानी पीना था। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड यही बता रहे थे ना। तो रेगुलर पैटर्न बताया आपको, रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न मतलब इसका एवरी, आपका जितना भी आपका अंदर का जो पार्टिकल है, ज्योमेट्रिक जो अंदर का किसी भी सॉलिड का जो अंदर का पार्टिकल है, वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा उसका अंदर का वो डिफिनिट होगा, रेगुलर पैटर्न में होगा, और एक दूसरे को रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। देखिए रिपीट कर रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एवरी, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लीजिए, उसका जो पार्टिकल होगा रेगुलर पैटर्न में होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा, रिपीट करेगा करेगा और उसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। यही है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एक आप एक इसका डिफिनेशन ले लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच हैव definite geometrical shape with a regular repeated patterns, that is called crystalline solid. So इसका कुछ एग्जांपल भी होता है। एक क्वार्ज, क्वार्ज इसका एग्जांपल, क्वार्ज। और कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल।
और कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लीजिए, लाइक आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, MgCl2, और ऐसा कोवेलेंट कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जो कि सॉलिड बनाए, क्रिस्टलाइन बनाए। तो जितना भी आपको चार टाइप बताया, मोलिक्यूलर बताया है, क्रिस्टलाइन बताया, सॉरी मेटल बताया, मेटालिक बताया है, ये सभी तो क्रिस्टलाइन ही है। तो अभी बताइए आपको क्वार्ज, मेटल, आयोनिक का कोई भी ले लीजिए, या मेटल कोई भी ले लीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोई भी ले लीजिए, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है। तो आपको इतना कवर हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, मालूम चला, आपको डिफिनीशन भी बताया। चलिए डिफिनीशन लिखवा भी देते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, आप लोग देख लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन: crystalline solid is that type of solid which have definite geometrical shape and regular repeated pattern. देखिए, crystalline solid is that type of solid which have definite geometrical shape of कोई भी पार्टिकल, आयन पार्टिकल और एटम, कुछ भी। crystalline solid that type of solid which have definite geometrical shape of ionic particle or atoms, and their regular pattern and that is लिख दो ना। अच्छा, crystalline solid that type of solid which have different geometrical shape of ion particles and atom, and that is regular pattern of arrangement, and that is regular and that have बढ़िया रहेगा that have and that have regular pattern of arrangement in long range order, that is called crystalline solid. So crystalline solid is that type of solid which have definite geometrical shape of ion particle or atoms, and that have regular pattern of arrangement in long range order, and that is called crystalline solid. एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या दिए थे हम? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, मेटल, आयरन, कोबाल्ट, मेटल हो गया ये। आपको कोई भी आयोनिक कंपाउंड लीजिए, NaCl, MgCl, और आपको ये हो गया। और इसके बाद क्वार्ज लिख लीजिएगा, क्वार्ज भी होता है। क्वार्ज का आपको फॉर्मूला मालूम है? नहीं मालूम तो क्रोम कर लीजिएगा, सब मैं ही बताऊँ? पागल समझे हो मुझे? सब मैं ही बताऊँ? बोलते बोलते यार, चलो इतना तो समझ आ ही गया होगा। मस्ती करो मेरा लेक्चर देखने के बाद। चलो आगे आओ। सॉलिड क्रिस्टल का ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए। अब एमोर्फस बता देते हैं। एमोर्फस कुछ नहीं होता है, बस इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इसका अपोजिट। और एमोर्फस बताने के बाद आपको इसका प्रॉपर्टीज बता देंगे। तो मन लग रहा है देखने में या नहीं? कोई ना, लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में सबका जोश हाई होता है ना, सब हाई जोश से आते हैं। नहीं, इस बार तो सर का पक्का पूरा वीडियो देखूंगा, हर रोज देखूंगा। फिर होता क्या है, एक दिन देखे, 2 दिन, दूसरा दिन आधा देख लेता हूँ ना, आधा बाद में देखूंगा, फिर तीसरा दिन शाम को देख लूंगा, फिर क्या शाम को देखूंगा, कल देख लूंगा ना, दोनों के दोनों कल देख लूंगा। होता है क्या, धीरे धीरे बर्डन बढ़ते लगता है, बर्डन बढ़ते जाएगा, लास्ट में यही होगा, छोड़कर बैठ जाओगे, भाई हमसे ना हो पाएगा। ऐसा ना करो, एक काम करो, डेली का डेली जितना जब पढ़ाया जा रहा है उसके बाद आप लोग देख लो। ऐसे क्या होगा ना कि आपको हल्का होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, हाँ क्या बोला था? amorphous solid is that type of solid which have
indefinite geometrical shape, and their pattern of arrangement is irregular pattern of arrangement, and their short range of order, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा, इरेगुलर इसका अरेंजमेंट रहेगा, जो इसका रिपीटेड पैटर्न नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात क्या बोले अभी आपको, क्या बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जो बताया, जस्ट उसको उल्टा ले लीजिए बोले ना, मतलब अमोर्फस सॉलिड आपका वही है जो कि आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा, इसका इंडिफिनिट पैटर्न रहेगा, मतलब इसका इंडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा, इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहेगा, वही है। देखिए आपको सीधा हम डिफिनीशन लिखवा लेते हैं, इसमें मतलब टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, मैं आपको सीधा डिफिनीशन बता देता हूँ, इसका कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं है। amorphous solid is that type of solid मैं भी लिख रहा हूँ डिफिनीशन बनाकर, ये मत समझना याद किया और रटाओ। amorphous solid is that type of solid which have indefinite मतलब नहीं है, डिफिनिट नहीं है, indefinite geometrical shape, इतना छोड़ कर लिख रहा हूँ ना, आदत पड़ गया है, क्या बोलते हैं कुछ, चलो बाद में बताएंगे। amorphous solid is that type of solid which have indefinite geometrical shape of ion, particle और एटम, आयन पार्टिकल और एटम ऐसे कॉमन देते हैं, मतलब सब समझे और में है। आयन amorphous solid is that type of solid which have indefinite geometrical shape of ion particles or atom and that have irregular, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन में हम लोग रेगुलर पढ़े थे, क्रिस्टलाइन में हम यहाँ पर डिफिनिट पढ़े थे, यहाँ पे इरेगुलर पढ़े थे, इरेगुलर पढ़ रहे हैं, that have irregular pattern of arrangement मार्कर थोड़ा डाउन हो गया लग रहा है, अरेंजमेंट इन ए शॉर्ट ऑर्डर, नहीं पता चल रहा है तो देखिएगा एक बार, मैं भी देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। दिख तो रहा है लेकिन हल्का फुल्का, नया मार्कर मैं यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट नया मार्कर ले लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, इसका कैप, ये मार्कर, हाँ दिख रहा है ना, लिखना पड़ेगा, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है जहाँ तक। चलिए इसका एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ये हो गया amorphous solid, that type of solid which have indefinite geometrical shape of ions, particles, atoms and that have irregular pattern of arrangement in a short order। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए एक क्वार्क, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज देखो, अगर आपका दोनों में डिफरेंट आता है ना, तो जो बच्चा एग्जाम्पल लिखता है, दोनों का एग्जाम्पल लिखता है, व्हाट इज, मान लीजिए आपसे पूछा गया बोर्ड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन amorphous solid एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें बच्चा amorphous solid का डिफिनेशन लिखेगा, क्रिस्टलाइन का इधर लिख लेगा, मतलब जनरली आपका डिफरेंस में एग्जाम्पल, मतलब आपका डिफरेंस जब पूछा जाए तो उसमें आपका कभी भी डिफिनीशन नहीं लिखा जाता है डिफरेंस में, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है नहीं लिखा जाता है, तो आप ऐसा गलती ना कीजिएगा, आप लोग प्रॉपर्टीज लिखिएगा डिफरेंस में तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अब ये अलाउ है कि डिफरेंस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो जब भी आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्ज होता है एग्जाम्पल में, और amorphous सॉलिड के एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज ग्लास होता है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होकर उल्टा पलटा लिख देता है, आप लोग ऐसा उल्टा पलटा मत लिखिएगा। देखिए क्रिस्टलाइन होता है वो क्वार्ट्ज होता है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है क्वार्ट्ज होता है, लेकिन अब amorphous जो होता है उसमें क्वार्ट्ज ग्लास होता है, यही डिफरेंस होता है एग्जाम्पल में। बच्चा दोनों का उल्टा पलटा कर देता है, आप लोग मत कीजिएगा। इसमें क्वार्ट्ज ग्लास रबर प्लास्टिक, ये सभी क्या है, ये सभी amorphous solid का एग्जाम्पल है।
और एमोर्फस सॉलिड आपको क्लियर हुआ है? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में करके बताइएगा क्या डाउट है। आप लोग डाउट के लिए हम लोग फ्री हैं, कमेंट में आप लोग जाकर डाउट कर लीजिए, जो भी करना है हम देखेंगे, देखने के बाद उसका एक अलग 5 मिनट का वीडियो बना देंगे और क्या करेंगे, जो भी आपका डाउट हो। क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर नहीं समझ में, किसके लिए यहाँ पर आए हूँ, आपको, आप लोग के लिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा और मैं वहाँ पर जाकर देख लूँगा, देखने के बाद उसका नया वीडियो बना दूँगा। देखिए पढ़ाने का मेन उद्देश्य है आप लोगों को समझ में आए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये आपका होगा एमोर्फस सॉलिड। अब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। एमोर्फस सॉलिड और क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का सॉलिड, देखिए प्रॉपर्टीज और डिफरेंस शायद मुझे लग रहा है कि एक ही जाएगा। अगर एक ही जाएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों का सीधे डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अगर डिफरेंस दोनों का हम लोग पढ़ लेंगे तो एग्जैक्टली इससे हम लोग का प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी साथ साथ में हो जाएगा। तो टाइम बया करने से बढ़िया बया, क्या बोलते हैं, कुछ भी हो, हमें तो डिफरेंस देखना है। देखते हैं डिफरेंस, मतलब डिफरेंस में आपका प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। देखिए डिफरेंस हटेगा, नहीं हटेगा तो हम लोग हटा देंगे ना, दोबारा मिटा के लिख लेंगे। लो ये आपका सीधा नहीं है, मानिए स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, और ये आपका लाइन सेगमेंट, कोई ना ऐसा ही बोल दी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये आपका है अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अब मुझे देखना क्या है इसमें, देखना क्या है, ये देखना है बोर्ड पे, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देखना कहीं जाना मत। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वीडियो, अभी अभी नया नया आया, मैं जानता था मतलब बहुत पहले से। अभी देख रहा हूँ ना कि क्या करता है बच्चा कि यूट्यूब खोलेगा या कोई भी पार्ट खोलेगा, बोलेगा पढ़ रहा हूँ, और ये जो नीचे का बटन होता है ना, बटन उसको लॉन्ग प्रेस करने पर ना आप एक के साथ दो दो फंक्शन कर सकते हो उसमें। तो कुछ बच्चा ऐसा भी करता है, आधा उसको देखता है, आधा नीचे कुछ और करते रहता है। मतलब मान लो किसी को कुछ स्पेशल प्राइवेट चैटिंग करने, प्राइवेट मन नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब किसी को चैटिंग करना है, तो क्या करता है ना कि चैटिंग करते करते ना, सॉरी चैटिंग करने ही मतलब यूट्यूब पर कुछ पढ़ रहा है, लेक्चर देख रहा है, तब तक से किसी खास आदमी का उसका मैसेज आ गया। तो अब करेगा क्या, अब सीधा उसको, उसका दिमाग में रहता है कि मुझे हटाना नहीं है, मुझे ये भी देखना है, इससे भी बात कर लेना है साथ में। तो क्या करता है ना सीधे लॉन्ग प्रेस करता है नीचे, और लॉन्ग प्रेस करने पर ना उस जो बार है, जो नया हम लोग जो पहले से हम लोग जो देख रहे हैं वो थोड़ा स्लाइड कर जाता है अब थोड़ा ऊपर की तरफ, और जो नीचे उसका जो अभी फंक्शन चालू किया नया जो एप्लीकेशन वो चलने लगता है। तो ऐसे दोनों काम करता है। जनरली इससे क्या होता है ना कि उसका 90 नहीं 98% जो उसका माइंड होता है टोटली फोकस होता है नीचे वाला काम पे जो अभी कर रहा है, और 2% वहां पे होता है जहाँ पे वो लेक्चर देख रहा था। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है ना, कोई कोई करता है इसलिए बता दिए। एमोर्फस मुझे मत समझना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इसमें टोटली एनसीईआरटी में 7 दिया हुआ है, 7 टोटल 7 डिफरेंस दिया हुआ है, वही 7 उसका प्रॉपर्टीज है, 7 डिफरेंस है और 7 प्रॉपर्टीज है। इसमें अभी कितना हटेगा, 1 2 3, देखते हैं होता क्या क्या है। मेल्टिंग पॉइंट होगा, जनरली यही ना होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। हम लोग एक काम करते हैं ना, जो पहले पहले उसका यूज करते हैं ना, जो पहले वो पढ़ते हैं जो हम लोग के लिए मतलब इजी है, उसको छोड़ते हैं। अभी जो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा पढ़ना, मतलब उसके बारे में थोड़ा क्यूरियोसिटी हो जाने के लिए, जो ऐसे तो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे तो आप लोग जनरली नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूँ जो अच्छा है वहाँ का टॉपिक, जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने के बाद वो नया चीज़ सीखे, उसको भी सिखा देते हैं। पहले पहले वहाँ से चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मेरा तरीका है, क्लीवेज प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, क्लीवेज प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ अमोर्फस सॉलिड, ये दोनों क्लीवेज प्रॉपर्टी जान लीजिए। ये एक प्रॉपर्टी है और ये डिफरेंस में भी आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा और इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये टोटली उल्टा है।
एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन का उल्टा है टोटली। तो हम लोग ये जानते हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी पड़े वो तो डिफरेंस में आएगा ही, बात है ना। तो देखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी इसका और इसका, जो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है ना कि आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी पहले बता रहा हूँ, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ले लीजिए और लेने के बाद उसको कहीं से भी कट कीजिए। माइनर आप एज से कट कीजिए, एज मतलब किसी भी किनारा से कट कीजिए, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लेकर, या आप बीच में कट कीजिए या साइड से कट कीजिए, आप कहीं से भी कट कीजिए, उसका जो अंदर का रेंज आएगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, और क्या बोलते हैं शार्प आएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आएगा, रिपीटेड पैटर्न होगा ज्योमेट्रिकल शेप का, वही होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब आप कहीं से भी काटिए उसे, उसका जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो इंटरनल पार्टिकल होगा वो रिपीटेड पैटर्न में अरेंज होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। यही है आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। और एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को अगर आप लोग काटिएगा तो कहीं से भी उसका एज लेंथ आप लोग कहीं से भी लेकर काटिएगा, वहाँ का मालूम चलेगा कि इरेगुलर होगा, उसके साथ साथ आपका इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इनडिफिनिट शेप होगा, वही होगा जो हम लोग पढ़े थे। उसका डिफिनीशन जो है वही आपको क्लीवेज प्रॉपर्टी बताता है कि आप लोग अगर आप कहीं से भी काट रहे हैं उसे, तो उसका इरेगुलर शेप, इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बस वही है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में जनरली मुझे लग रहा है ना एनसीईआरटी में ऐसे आप लोगों को दिया होगा, कि एनसीईआरटी में दिया होगा आप लोगों को कि आप लोग जब किसी भी शार्प एज को कट कर रहे हैं, मतलब कोई भी टूल्स लेकर शार्प एज को कट कर रहे हैं, तो वो किसी ना कुछ ही टू पीस में कट होगा, और जो टू पीस में जो कट होगा वो मतलब एक नया दो पीस बन गया। और जो देखिए ना, ऐसे ऐसे बोलने से नहीं पता चला, एक बार फिगर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एक बड़ा सा स्क्वायर शेप मान लीजिए, रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन स्क्वायर मान लीजिए, लेंथ वेथ मान लीजिए सेम है। तो इसको हम लोग काटे, इसको 4 पार्ट में काटे, हम स्क्वायर ही लेते हैं, छोड़िए ना, ऐसे सही नहीं लग रहा था। हम लोग स्क्वायर शेप ही लेते हैं, इसको 4 पार्ट में काट दे। तो ये जो 4 पार्ट में काटे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब ये देखिए, ये है, ये जो एक पार्ट है, ये पूरा का देखिए लग रहा है ना एक ही जैसा, मतलब आपको एकदम रेगुलर लग रहा है। इसको आप उठाकर देखिए, इसको जूम कीजिए, इस और इस पर आप लोग लाई कीजिए, हो जाएगा। इसको भी लीजिए या इसको लीजिए, ये सब रेगुलर शेप में है, ये सब रेगुलर शेप में है। मतलब इससे भी छोटा काटिए, इसके अंदर 4 काट लीजिए, इसके अंदर 4 काट लीजिए, इसके अंदर 4 काट लीजिए, इसके अंदर 4, फिर इसके अंदर 4 काटिए। मतलब कितना भी आप काटिए ना, उसका जो शेप होगा वो रेगुलर होगा। आप कहीं से भी काटिए, ऐसे ही ना करिए, आप ऐसे भी काट लीजिए, जो अंदर का जो पार्टिकल होगा ना उसका जो शेप होगा वो एकदम सेम होगा जो अनदर वाला से, और ऐसा होगा, और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। तो यही आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। और जहाँ से लग रहा है मुझे टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि इतना पे मैं छोड़ूँ और कल कल मतलब अगले पार्ट में बताऊँ। अब एक ही पार्ट में थोड़ी यार सब खत्म कर लेंगे क्या, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया ना। इंट्रोडक्शन है, चालू है, चालू में इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा मैं भी चालू हो गया था। कोई ना, मुझे लग रहा है मुझे भी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम है ना। कोई ना, हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। चलिए इतना आप लोग के लिए आज काफ़ी है। और सॉलिड स्टेट जब पढ़ ही रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का, थोड़ा अच्छा से कर लें, अभी टाइम भी है आप लोगों के लिए तो। और जेई का भी ये सब अभी आप लोगों के जेई में काम नहीं आएगा, जेई के लिए तो अभी आप लोगों को आगे चालू होगा। ये तो बोर्ड के लिए था, जनरली आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा था। जेई का भी आगे आप लोगों का चालू होगा। जेई में इसमें से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको एक डेंसिटी मास 5 पैरामीटर वाला जो फॉर्मूला होता है ना उससे पूछता है, और नहीं तो कितना सारा उसके बाद यूनिट सरफेस, वही पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब जनरली तो सीधा सब आपसे पूछेगा नहीं, ये तो आप कन्फर्म रहिए। ऑक्टाहेड्रॉन वो सब का जो फिगर है उसका स्ट्रक्चर से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो जनरली जेई में सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आता है, और सीबीएसई का तो आता ही है क्वेश्चन, तो आपको मालूम है अभी तो तुरंत आपको पता है कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। चलिए
धन्यवाद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इतना अच्छा समझे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।